हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके की 7वीं क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन क्वेट के साथ। आज का मोटिवेशन क्वेट है, जिंदगी आपकी, सपने आपके, मेहनत आपकी, मंजिल आपकी, तो फिर दूसरों की बातें सुनकर निराश क्यों हो जाते हो? जीत भी तो आपकी ही होगी। तो कहने का मतलब यही है कि भाई ज़िंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, मेहनत आप करोगे, मंजिल भी आपकी होगी, तो फिर दूसरों की बातें सुनकर निराश क्यों होना, क्योंकि आगे चलकर जीत भी तो आपकी ही होगी। ठीक, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। बस मेरा कहने का मतलब यही है, आप मेहनत करते रहिए, डेली अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाइए और कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985, 19 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1980 और 19 दिसंबर 1980। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 8 दिसंबर 1985। इस चीज़ को आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सार्क के बारे में बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आप फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपको दे दिया जाएगा सार्क में आर का मतलब क्या है, ऐसे करके आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सार्क के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम लोग हिंदी में दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं। तो अगर दक्षेस की भी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताइएगा 8 दिसंबर 1985। क्या बताइएगा? 8 दिसंबर 1985। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुई भाई? ढाका। अब ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश, ये आपको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं तो सार्क के संस्थापक सदस्य देश कौन से थे? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें म्यांमार शामिल नहीं है, ये बात याद रखना, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। निम्न में से सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो म्यांमार आता है। तो आप अच्छे से याद रखिए, म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है, मालदीव सार्क का सदस्य देश है। ये आप अच्छे से याद रखिए, इसी में आपको कन्फ्यूजन होगी, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप याद रखिए काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन सार्क की जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, वो ढाका में सभी सदस्य देश हस्ताक्षर किए थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य देश कब बना? तो आप याद रखिएगा 2007 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य देश बना। और वर्तमान में सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सार्क के सदस्य देश कितने हैं? 8, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और भूटान। ये आप अच्छे से याद रखिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि आप याद रखिएगा, सार्क में म्यांमार जो है इसका सदस्य देश नहीं, सार्क में म्यांमार जो है उसका सदस्य देश नहीं है। ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आगे बात करते हैं तो सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है काठमांडू, नेपाल में। और सार्क के सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 1987। ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्क तो आपके पेपर में सार्क के बारे में पूछा जा सकता है, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आज का प्रश्न नंबर 2 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो बताइए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कतरनिया घाट या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो आप याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस बात को आप याद रखिए, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर? तो आपको याद रखना है नैनीताल। कहाँ भाई? नैनीताल में। इस चीज़ को आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में
हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। इस चीज को आप याद रखिएगा, हैली नेशनल पार्क कहा जाए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाए, और वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, नैनीताल में स्थित है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट, हैली नेशनल पार्क, रामगंगा सब एक ही हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। जब 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी तो उसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है, तो आपको बताना है रामगंगा नदी गुजरती है। अगर बात करें यहीं पर हेमिस नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, लद्दाख में। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको बताना है हेमिस। क्या बताना है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इस चीज को आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी। इस बात को आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको बताना है लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला यूपी का, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जिला ये आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। और यहीं पर याद रखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को भी आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है जर्मनी। क्या ध्यान रखिए, जर्मनी। इस चीज को आपको याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप कंफ्यूज हो जाते हो तो जरा थोड़ा सा याद रखिए, आपात उपबंध कहां से, जर्मनी। जैसे आप मान के चलिए पूड़ी बना रहे हैं, है ना, मान के चलो आप पूड़ी बना रहे हैं और पूड़ी बनाते हुए आप क्या हुए, तेल से जल गए, तेल से जर गए, है ना, जर गए, हम ऐसे कहेंगे जर गए मतलब जल गए, तो जर्मनी। तो आपको ऐसे याद रखना। अब वो आपात स्थिति है कि नहीं, अचानक से आपात स्थिति है या नहीं है, तो आप बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए आपात उपबंध का प्रावधान कहां से लिया गया, तो तुरंत याद है आपात स्थिति में हम जल गए थे, तो आपको याद रखना जर्मनी। आप इससे याद कर पाओगे, थोड़ा सा दिमाग में सेव रहेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप याद रखिएगा। अब देखो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन और रखे हुए हैं, क्योंकि संविधान के स्रोत हैं जो अदर देशों से लिए गए हैं। काफ़ी देशों के संविधान को पढ़ करके भारत का संविधान लिखा गया है। तो उसी में हम अगर बात करते हैं, संसदीय प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन से। अगर यहीं पे बात करें संघीय प्रणाली, भारत राज्यों का संघ होगा, इस प्रकार की अगर प्रणाली की बात करें तो कनाडा से। कहाँ से, कनाडा। और दोनों में कन्फ्यूजन याद कर लेना, संसदीय पूछा जाए तो आपको ब्रिटेन बताना है, संघीय पूछा जाए तो आपको कनाडा बताना है। अच्छे से दोनों को याद कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं, आप फिर कंफ्यूज हो गए, तो इस कारण से आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। संसदीय ब्रिटेन से, संघीय पूछा जाए तो कनाडा से। आगे बात करें द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में, अगर बात करें इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा ब्रिटेन से। मतलब लोकसभा राज्यसभा, द्विसदनीय व्यवस्था ऐसे कहने का मतलब अगर इसकी बात कर ले तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है द्विसदनीय व्यवस्था। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। और विधि निर्माण की प्रक्रिया का प्रावधान भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। और सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और जो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से याद रखिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आप याद रखिएगा। और संसदीय और संघीय में आप कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को बढ़िया से याद कर लेना। और द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, और एकल नागरिकता भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। आगे बात करते हैं तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। अंग्रेज आते थे और सबसे हाथ उठवाते थे, और जिधर तरफ ज्यादा हाथ होते थे उनको ही जीत दे देते थे। तो थोड़ा सा आप यही याद कर लीजिए कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। संविधान संशोधन की पद्धति कहां से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा फ्रांस देश के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान लिया गया है। आगे बात करते हैं तो मूल अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मूल अधिकार तो सभी को पता है कि अमेरिका से लिया गया है, तो आपको जो ना याद हो उनको आप याद करिएगा।
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको इंटरेस्ट होता है, अगर कोई टीचर उनको ऐसा पढ़ाता रहे जो उनका आता रहे और वही पढ़ाता रहे तो उनका इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन अनसुने वो रखता है, अगर अनसुने क्वेश्चन पढ़ाता है तो वो क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट खराब होता है। तो वो बच्चे क्या होते हैं, उनको क्वेश्चनों को पढ़ना नहीं चाहते। तो आप इंटरेस्ट बनाइए, क्वेश्चन जो आपको याद है वो तो याद ही है, जो नहीं याद है आप उनको फोकस करिए, उन पर फोकस करिए। वो क्वेश्चन अगर आपको याद हो जाएंगे तो शायद आप एक क्वेश्चन आगे बढ़ पाओ अदर बच्चों से। ठीक, तो ये चीजें हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मूल अधिकार और वित्तीय आपात दोनों जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो इसका प्रावधान रूस से लिया गया है, मतलब यूएसएसआर से लिया गया है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑस्ट्रेलिया से 4 क्वेश्चन मैंने यहां पर रखे हुए हैं, चारों याद रखिएगा। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन प्रस्तावना अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना, तो आपको बताना है यूएसए। लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। ये अच्छे से आप थोड़ा याद रखिएगा। केंद्र व राज्य के मध्य संबंध, इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिए 108 में है। बुलाने का काम किसका होता है, तो बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिए, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है दोनों सदनों का, इस चीज को आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो आप याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष। बुलाने का काम किसका है, तो राष्ट्रपति का। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इस चीज को आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2004, 2005, 2013 या 2014। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2014 हो जाएगा। इस चीज को याद रखिए। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, 6 है। इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल है। इस चीज को याद रखिए। दूसरी कौन सी है, संस्कृत है। तीसरी बात करते हैं कन्नड़ है। चौथी बात करते हैं तेलुगु है। पांचवी बात करते हैं मलयालम है। छठवीं की बात करते हैं तो उड़िया है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। सन भी याद रखिएगा। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 13 में और उड़िया 2014 में। इस बात को आप याद रखिए। और नोट पॉइंट में एक क्वेश्चन और अच्छे से याद रखिएगा। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, मतलब नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी सहित पाली और प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा के रूप में संरक्षित करना चाहिए, इसका प्रावधान किया गया है। तो ये बात याद रखिए। लेकिन अभी अगर हम आधिकारिक तौर पे बात करते हैं तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, 6 है। अगर इनको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाएगा तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये बात आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऐसा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक, यक्षगान। तो याद रखिएगा यक्षगान जो हो जाएगा ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इस चीज को याद रखिए। ये कर्नाटक राज्य का, कहां का भाई, कर्नाटक राज्य का क्या है, लोक नृत्य है। कर्नाटक राज्य का क्या है, लोक नृत्य है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां तक ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8। अभी मैंने पूछा था शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो आपको बताना है 6। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कौन सी है, कितनी है, 8 है। ये आपको याद रखना है। जिसमें भरतनाट्यम ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु। कथकली की बात करें तो याद रखिए केरल। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश। ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर। और मोहिनीअट्टम की बात करें तो याद रखिए मोहिनीअट्टम, यहां पर देखो गलत हो जाएगा, मोहिनीअट्टम मणिपुर का नहीं है, मोहिनीअट्टम कहां का है, केरल का है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। सत्रिया की बात कर ले तो असम। तो याद रखिएगा वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8। और सबसे नवीन कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य, तो आपको बताना है सत्रिया है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यक्षगान भी काफी बार पेपर में पूछा गया, किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है किसे
एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिए एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन, तो आप सभी बच्चे अच्छे से ध्यान दीजिएगा और पढ़ते चलिएगा। आपको अच्छे से लिखना है, पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, इस बात को याद रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसको इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, आप भी इसको इंपॉर्टेंट दीजिएगा। आपको अच्छे से ये चीजें याद हो जानी। जैसे अगर हम बात करें महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। क्या आपको याद रखना है? मदन मोहन मालवीय ने याद रखिए महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था, इस चीज को याद रखिए। और महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या याद रखना है? लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ये आपको याद रखना, वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को ये उपाधि दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, ये आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना है नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है? 12 जनवरी को मनाई जाती है। और याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। कौन से दिवस के रूप में? तो राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो आपको बताना है मूल शंकर। और इनकी जयंती मनाई जाती है 12 फरवरी को। और अच्छे से याद कर लेना, स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को और स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है 12 फरवरी को। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है निम्न में से कौन महात्मा गांधी के पुत्र नहीं थे? तो याद रखिए इसमें है हरिलाल, मणिलाल, देवलाल, याद रखिएगा रामदास। तो आंसर क्या हो जाएगा? देवलाल। तो देवलाल महात्मा गांधी के पुत्र नहीं थे, बल्कि इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? देवदास। क्या होना चाहिए था? देवदास। तो महात्मा गांधी के पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देवलाल। इस चीज को याद रखिए, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। मतलब 2 में आपको लाल याद रखना है, 2 में आपको दास याद रखना है, ठीक। तो हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास, ऐसे करके आपको याद रखना है। महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता? तो याद रखिए जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य में अगर बात करें तो मीराबेन, इनका वास्तविक नाम क्या था? मेडली स्लेड। क्या नाम था? मेडली स्लेड था। और इनका जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो मीराबेन महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य थे, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं तो महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। कब गए भाई? 1888 में महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, इस चीज को याद रखिए। महात्मा गांधी ने कानून यानी बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त की? तो 1891, ये आपको याद रखना है। इंग्लैंड गए 1888 में, कानून की डिग्री प्राप्त की 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए महात्मा गांधी, इस चीज को याद रखिए। अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, ये बात आपको याद रखना है। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस, पेपर में पूछा जाता है नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? डायरेक्ट तो यही पूछा जाता, तो आप बताइएगा महात्मा गांधी। और कहां की थी? तो आप बताइएगा दक्षिण अफ्रीका में। और अगर पूछा जाए कब की थी तो 1894 में। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने 1894 में कहां पर की थी? दक्षिण अफ्रीका में। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं तो गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो आप याद रखिएगा 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया। लेकिन मैक्सिमम बच्चे पेपर में लगा के आएंगे 1924। अगर उनसे ये पूछा जाएगा गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो बच्चे लगा के आएंगे 1924। थोड़ा आप कंफ्यूज यहां पे मत होइएगा, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। यहां पे पूछा गया है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, अध्यक्षता नहीं पूछ रहा है, भाग लिया आपको बताना है 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो आपको बताना है 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव कहां पड़ता है? तो आप बताइएगा कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं तो गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता को कब छोड़ दिया? तो याद रखिएगा 1934 में। याद रखिए गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ दिया। और ये हो जाएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो अच्छे से आप याद रखिएगा
तीन के तीनों क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद आपको मैंने एक जगह पे ये क्वेश्चन आपको मिटा दिया, नहीं तो आप पहले पेपर देने जाते, जब पेपर में आ जाता, पेपर में आने के बाद फिर आपकी कंफ्यूजन दूर होती। तो पेपर आने से पहले अगर आप कंफ्यूजन दूर कर लो तब तो अच्छी बात है, पेपर होने के बाद अगर आपकी कंफ्यूजन दूर होती है या कोई टीचर दूर करता है तब बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आप ध्यान रखिए, उसके बाद तो सभी दूर कर सकते हैं, तो पेपर होने से पहले आपकी कंफ्यूजन अगर दूर हो जाती है तो ये सबसे बड़ा आपका मनोबल रहेगा, आपको क्वेश्चन कर पाओगे। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और हमेशा अगर कोई क्वेश्चन उठे तो उस क्वेश्चन पे आप जो थोड़ा सा बहस करिए, या आप उस क्वेश्चन के बारे में सर्च करिए क्या हो सकता है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को आपको तोड़ मरोड़ कर आना चाहिए पूछना, और क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, तब आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? भारत में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फ्रांस में? तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो किया गया वो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब हुआ? तो याद रखिए चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ था? 1917 में। और चंपारण कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये बात आप याद रखिए। मैंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासों में, तो आप जाकर पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, ताकि आपको इन क्वेश्चनों में जो कंफ्यूजन आए वो आपकी दूर हो सके। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो आपको याद रखना है 21 वर्ष तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। 1888 में पता है आपको ये इंग्लैंड गए थे, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद 1891 में इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद बात करते हैं 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए, और 1894 में इन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी दक्षिण अफ्रीका में। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए? तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। और याद रखिए साबरमती आश्रम की स्थापना नहीं रहेगा, यहां पर स्थापना रहेगा। स्थापना कब की? इस चीज को याद रखिए 1915 में। इस बात को आप याद रखिए। देखो गांधी जी की कुछ पुस्तकें हैं, ये 3 पुस्तकें याद कर लेना। मुझे पता है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ सबको याद है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी का आत्मकथा क्या है, आत्मकथा का नाम क्या है, आत्मकथा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग बताइएगा। अगर इसी को कहते हैं अंग्रेजी में माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिए, ये गांधी की आत्मकथा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी बताइएगा। और गीता माता के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। सुनो विद्यार्थियों, याद रखिएगा इस पुस्तक के भी लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। आप अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, क्यूमर्स या रुकनुद्दीन फिरोज शाह? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस बात को आप याद रखिएगा। इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। कब? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर दी। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो ये किसके गुलाम थे? तो गौरी के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? गौरी के गुलाम थे। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्हें ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और पीत बख्श के नाम से भी जाना जाता है, पीत बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को याद रखिए। और पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिए पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु, इस चीज को आप याद रखिए। घोड़े से गिरकर, याद रखिए घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ही याद रखिए इल्तुतमिश का कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। इस चीज को याद रखिए। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? याद रखिएगा वो कहा जाता है इल्तुतमिश। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिए। अब अगर मैं यहां बताता चला तो मैं आपको गुलाम वंश के बारे में बताता रह जाऊंगा। ठीक, तो बस थोड़ी सी जानकारी अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो आप पेपर में कर पाएंगे। बाकी धीरे धीरे हम हिस्ट्री शुरुआत कर ही चुके हैं, और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। ये आप ध्यान रखिए, और अच्छे से आप नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। हिस्ट्री की क्लास अलग से मैं स्टार्ट करने वाले हैं, और सप्ताह में 1 वीडियो या 2 वीडियो आपको मिलने
मिलने वाले हैं। ठीक, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब की थी? याद रखिएगा 1206 में। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। गुलाम वंश को दास वंश या ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत कब से कब चला? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला था। इस चीज याद रखिए। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने शासन किया। ये आपको याद रखना है। सबसे पहला जो राजवंश था वो गुलाम वंश था और सबसे अंतिम राजवंश था वो था लोधी वंश। ये आपको याद रखना है। गुलाम वंश जो चला 1206 से लेकर 1290 तक, और खिलजी वंश के बारे में बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक, और तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक, और सैयद वंश के बारे में बात करें 1414 से लेकर 1451, और लोधी वंश के बारे में बात करें 1451 से लेकर 1526 तक चला था। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। आप याद रखिए दिल्ली सल्तनत या लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको बताना है, याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी। क्या बताना है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ये दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है और लोधी वंश का भी अंतिम शासक है। ये बात आप अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने दीवान ए मुस्तखराज नामक राजस्व विभाग की स्थापना की थी? और इस पे आप लगाइए 5 स्टार। जितने स्टार लगाना चाहो उतने स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन में दम है और यहां पे जितने क्वेश्चन लिखे हैं वो सारे दमदार हैं। आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसको नोट करके ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहां पे पूछा क्या गया है, दीवान मुस्तखराज नामक एक राजस्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको यहां पर जो करना है, दीवान मुस्तखराज पूछा गया है और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह बात आपको याद रखना है। तो दीवान मुस्तखराज क्या था? एक राजस्व विभाग था और जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। इस बात को आप याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी। ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इधर एक तरफ विभाग मैंने लिखा है, एक तरफ जिस शासक ने उसको लागू किया, वो जिसके समय उसकी स्थापना हुई वो दिया गया है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए दीवाने अर्ज क्या था, तो सबसे पहले तो कभी कभी यही पेपर में आ जाएगा, दीवाने अर्ज क्या था? तो आपको बताना है ये एक सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की, तो याद रखिए बलबन। तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी, जो एक सैन्य विभाग था। ये आपको याद रखना है। दीवाने रियासत, ये आपको बताना है ये क्या था? तो एक बाजार नियंत्रण यहां से दीवाने रियासत से होता था। और इसकी स्थापना की बात कर ले तो अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज यही प्रश्न था अपना, राजस्व विभाग था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अमीर ए कोही, याद रखिए दीवाने अमीर ए कोही, ये कृषि विभाग था। याद रखिए इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर ए कोही काफी बार पेपर में पूछा गया, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। और जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट है, कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। कभी कभी तो मैच कराने के लिए भी आ जाएंगे आपके पेपर में। दीवाने खैरात क्या था? तो एक दान विभाग था। इस चीज को याद रखिए। विधवा जो बालिकाएं होती हैं उनको पढ़ाई लिखाई संबंधित, उनके पढ़ाई लिखाई शिक्षा से संबंधित ये चीज याद रखिए। दान विभाग था, रख रखाव, ये चीज आपको याद रखना है। तो दीवाने खैरात एक दान विभाग था, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब अगर हम बात करें, दीवाने खैरात हो गया, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की। दीवाने बंदगान क्या था? तो याद रखिएगा एक दास विभाग था, गुलाम विभाग था। इस चीज को आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। मैंने फिरोज शाह तुगलक से पिछली क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, आज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? अगर मैं आपसे ये पूछूं ओजोन परत, तो याद रखिएगा ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में, इस चीज को आप याद रखिएगा और अच्छे से याद रखिए। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 आपको याद रखना। सड़ी मछली जैसी गंध आती है, ये भी आपको याद रखना है। सड़ी मछली जैसी क्या आती है? गंध भी आती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 16 सितंबर 1987। ये डेट आप अच्छे से याद रखिए। मॉन्ट्रियल कहां पड़ता है? तो मॉन्ट्रियल पड़ता है कनाडा में। कहां पड़ता है? कनाडा में। ये बात याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है। और अभी मैंने बताया कि संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघीय प्रणाली भी कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो एक ओजोन संरक्षण से संबंधित है, इस पर हस्ताक्षर हुए थे 16 सितंबर 1987 को। यह बात याद रखिए। इसी कारण
कारण से हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ये आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब से हो गया? 1 जनवरी 1989 से क्या हो गया? लागू हो गया। ये बात आपको याद रखना, 1 जनवरी से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ। ओजोन छिद्र सर्वाधिक निर्माण पाया जाता है अंटार्कटिका के ऊपर, इस बात को आप याद रखिए। सबसे ज्यादा, अब छिद्र का मतलब मत समझ लेना कि छेद है, छिद्र का मतलब वहां की जो लेयर है, वहां की जो लेयर है वो क्या है? पतली है, वो क्या है? पतली है। ये मत समझ लेना कि वहां पर छिद्र है। याद रखिएगा, ओजोन छिद्र जो सर्वाधिक पाया जाता है वो कहां पर? अंटार्कटिका के ऊपर, मतलब वहां की परत सबसे पतली है ये ओजोन लेयर की, इस बात को याद रखिए। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हैलोजन से जितने हैं वो हैं, बात कर लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, इथेन हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब ओजोन लेयर को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं या उसकी परत का क्षरण करते हैं, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं तो क्षोभ मंडल परत का नामकरण किसने किया था? लियान फिलिप टीज-रेंक डी बोर्ट, ये आपको याद रखना है। लियान फिलिप और उसके अलावा आपको याद रखना है टीज-रेंक डी बोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है? बढ़ जाती है, ये आपको याद रखना है। और शीत काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है? घट जाती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है, किसमें भाई? मध्य मंडल में, इस बात को आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? तो जोसेफ फोरियर। किसने भाई? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी, और इन्होंने कब दिया था? 1824 में। इस बात को आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विश्वव्यापी ताप वृद्धि का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाली है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निभाने वाली है, ये आपको याद रखना है। इसी गैस के कारण क्या होता है? जब बादल है ना, जो क्षोभ मंडल होता है इसमें गर्मी तापमान बनाए रखना, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है, इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिए। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें, ये गैसें आप जरूर याद रखिएगा। मैं फिर कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आज अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। और कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो याद रखिएगा, कहा जाता है कैवल्य, इस बात को आप याद रखिए। जिन का अर्थ होता है, याद रखिए, जिन का अर्थ क्या होता है आप याद रखिएगा? विजेता, इस बात को आप अच्छे से थोड़ा ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो आज का प्रश्न आपसे मैंने पूछा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को प्रभावित करता है? इसका आंसर आप जाके कमेंट बॉक्स में करिएगा।